बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इल्म था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कुछ इस हद तक पहुंच जाएगा। शादी के पहले दिनों से ही मुझे अपने देवर पर कुछ शक सा था। वो हर वक्त मुझे बड़ी गहरी निगाहों से देखता रहता था। ये बात अपने शौहर से भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि मेरी शादी को अभी फ़कत एक हफ्ता ही हुआ था। अब मैं मुंह फाड़ कर ये कहती हुई भी अच्छी नहीं लगती कि फुरकान, मुझे आपका भाई कुछ मशकूक सा लगता है। फुरकान वैसे भी अपनी बहन और भाई पर जान छिड़कता था। मैंने शादी के एक हफ्ते में अंदाज़ा लगा लिया था कि फुरकान की ज़िंदगी में अभी मेरी कोई जगह नहीं है। उसके लिए अपना ख़ानदान सबसे आगे और सबसे बढ़कर था। मुझे तो शादी की पहली रात ही फुरकान ने कह दिया था कि हानिया, तुम कभी भी मेरी फैमिली के मुकाबिल मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। मुझे अपने ख़ानदान से बड़ी मोहब्बत है। मेरी बेवा माँ मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दम है, और फिर मेरे बहन और भाई। हम सब ने मिलकर मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ दिया है। हमारा एक दूसरे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं उन्हें कभी भी नहीं छोड़ सकूंगा और तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। मैंने सर हिला दिया था। सच कहूं तो मुझे फुरकान की बात अच्छी नहीं लगी थी। क्या ये बात शादी की पहली रात कहने वाली थी? खैर, मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था और अपने ससुराल के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की भरपूर कोशिश करने लगी थी। मगर मैं अपने देवर काशिफ की नज़रों से परेशान रहती थी। वो यूं तो कुछ भी नहीं बोलता था, मगर फिर भी उसकी मौजूदगी में मुझे अजीब सी टेंशन महसूस होती थी। एक दिन हम सब मिलकर खाना खा रहे थे तो काशिफ अचानक से बोला, फुरकान भाई, फिर बताएं मेरी पसंद कैसी है? फुरकान हंसकर बोला, हाँ, अच्छी पसंद है तुम्हारी। मैं दोनों की तरफ हैरानी से देख रही थी कि न जाने ये किस मुतालिक बात कर रहे हैं। तब काशिफ मेरी तरफ मुंह करके कहने लगा, भाभी, आपको पता है क्या, हमने फुरकान भाई को सैकड़ों लड़कियों की तस्वीरें दिखाई थी। हम चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से भाई का घर बस जाए, मगर इन्हें तो कोई लड़की भाती ही नहीं थी। हमें भी टेंशन होती थी कि आखिर भाई को कैसी हूर परी चाहिए। अब मामला हाथ से निकलने लगा था। आपको तो पता ही है कि मैं बैरूने मुल्क काम करता हूँ। मुख्तसर सी छुट्टी पर वतन वापस आना होता है। मेरी छुट्टी के दिन थोड़े ही रह गए थे, इसीलिए मैंने भाई की शादी का फैसला अपने हाथों में ले लिया था। मैंने अम्मी से कहा कि आप रिश्ते कराने वाली औरतों को कह दें कि भाई के लिए जल्दी से कोई लड़की ढूंढ दें। अम्मी ने ऐसा ही किया था और यूं हमारे घर हर वक्त रिश्तों की लाइन लगी रहती थी। मगर मजाल है जो भाई को कोई लड़की पसंद आ जाती। एक दिन मैं सब लड़कियों की तस्वीर देख रहा था और तब मेरी निगाह आपकी तस्वीर पर पड़ी थी। भाभी, मैं तो एक लम्हे के लिए साकत ही रह गया था। मैंने आज तक इतना हसीन चेहरा कहीं नहीं देखा था। मैं आपको देखता ही रह गया था। तब मेरी बहन बोली कि क्या बात है काशिफ, तुम तो इस तस्वीर में खो ही गए हो। मैंने वो तस्वीर सुमेरा के आगे कर दी थी और बोला, हाँ देखो, ये कितना कामिल चेहरा है, कितना हसीन चेहरा है। सुमेरा कहने लगी, हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। और तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई की शादी आपसे ही करवाऊंगा। मैंने आपकी तस्वीर भाई के सामने की थी और कहा था कि बस ये लड़की फाइनल है, अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं आपकी शादी इसी लड़की से करवाऊंगा। भाई ने मेरी बात मान ली और इस तरह आज आप हमारी भाभी बनकर मेरे घर में मौजूद हैं। फुरकान कहने लगा, हाँ हाँ हानिया, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं तो शादी करने के हक में ही नहीं था। तुम्हें काशिफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने तुम्हारी सिफारिश मुझसे की और मैंने तुमसे शादी कर ली। मुझे काशिफ के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मगर चूंकि वहां पर सभी मौजूद थे तो मैं उसे टोक भी नहीं सकती थी। मैंने काशिफ की बात को नज़रअंदाज कर दिया था। तो फिर ये बात आई गई हो गई थी। कुछ ही दिनों बाद बड़ा अजीब सा वाक़या रोनुमा हुआ था। मैं किचन में खड़ी रात का खाना बना रही थी जब मेरी सास मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। वो बहुत खामोश मिजाज औरत थी। मैंने उन्हें कभी भी किसी के साथ ज़्यादा बात करते हुए नहीं देखा था। हत्ता कि मेरी शादी को अब काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन मेरी सास ने मुझसे हालचाल पूछने के अलावा और कोई सवाल नहीं किया था। आज जब मेरी सास मेरे पास आई तो मुझे खुशी हुई थी। मैं जल्दी से उनकी जानिब मुतवज्जह हो गई और बोली, आंटी, आप कैसे किचन में आई हैं? तब मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि काशिफ से बच कर रहो। ये अल्फाज सुनकर मैं थर थर कांपने लगी थी। इतनी बड़ी बात कोई यूं ही बिला जवाज नहीं कह देता।
इसके पीछे जरूर कोई राज छुपा हुआ था। मैं बोली, आंटी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और तभी हमें किसी के कदमों की चाप सुनाई दी थी। तब मेरी सास बोली, काशिफ गुस्से का बहुत तेज है, उसको कोई बात अच्छी ना लगे तो वो आसमान सर पर उठा लेता है। और फिर मेरा फुरकान भी काशिफ की बहुत मानता है। ये ना हो कि तुम्हारा बसा बसाया घर खराब हो जाए। इतने में काशिफ भी किचन में दाखिल हो गया था। उसने अपनी वालदा के कंधों पर हाथ रखकर जोर डाला और बोला, अम्मी मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप किचन में ना आया करें। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मगर लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आती। मेरी सास बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो बोली, नहीं नहीं काशिफ, ऐसी बात नहीं है। ये तो बस लेटे लेटे मेरा जी घबराने लगा था तो किचन में आ गई। मैं तो हानिया को यही बता रही थी कि इस घर में फकत काशिफ की ही चलती है। तुम काशिफ को नाराज करने की गलती मत करना। मेरी सास के मुंह से अल्फाज सुनकर काशिफ का मिजाज जरा ठीक हो गया था। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ किचन से बाहर ले गया था। उनके जाने के बाद उन दोनों के रवैयों के मुतालिक मैं सोचने लगी थी। बात इतनी आम सी नहीं थी। मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ न कुछ काला तो जरूर है। मेरी सास मुझे कुछ बताना चाहती थी, मगर काशिफ के कदमों की चाप सुनकर उसने बात ही बदल दी थी। न जाने वो मुझे किस राज से आशना करना चाहती थी। मैंने भी सोच लिया था कि इस हकीकत तक जाकर ही रहूंगी। इसीलिए मैंने सुमेरा का सहारा लिया था। मैं सुमेरा के पास जाकर बैठ गई और बोली, मुझे ये तो बताओ, इस घर में सबसे ज्यादा गुस्से वाला कौन है? तो वो हंसकर बोली, काशिफ भाई। अब आप कहेंगी कि वो तो शक्ल से गुस्से वाले नहीं लगते, मगर वो सच में बड़े गुस्से वाले हैं। हमारे घर में फकत उन्हीं की चलती है। सुमेरा की ये बात सुनकर मुझे अब अंदाजा हो गया था कि शायद मेरी सास मुझसे यही कहने आई होगी। मुझे वैसे ही काशिफ अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने इस बात को गलत रंग देने की कोशिश की होगी। जाहिर सी बात है, एक माँ अपने बेटी की शिकायत अपनी बहू से कैसे कर सकती है? बहू तो गैर ही होती है। पता नहीं हम लड़कियों के कैसे नसीब होते हैं। शादी के बाद हम अपने मैके वालों के भी गैर हो जाती हैं, जबकि ससुराल में तो उम्र भर ही पराई रहती है। खैर, एक हफ्ते बाद काशिफ मेरे कमरे में आया और बोला, भाभी मैं वापस दुबई जा रहा हूँ, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। मुझे काशिफ का यूं अपने कमरे में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं बोली, काशिफ इस वक्त तुम्हारे भाई घर में मौजूद नहीं है। जब वो कमरे में होंगे तब तुम भी आ जाना। यूं बात करना मुनासिब नहीं लगता। काशिफ के माथे पर बल पड़ गए। वो कहने लगा, ये मेरा घर है, मैं जहां चाहे जिस वक्त चाहे जा सकता हूं। आप कौन होती है मुझ पर रोक टोक करने वाली? अगर मैंने ये बात फुरकान भाई को बता दी ना, तो वो आपको इस घर से निकालने में 1 मिनट की भी ताखिर नहीं करेंगे। मैं काशिफ की बात सुनकर डर गई थी, क्योंकि मैं वापस अपने वालिदैन के घर नहीं जाना चाहती थी। उस घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि मेरी भाभियां तो मुझे पहले ही बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बड़ी भाभी ने तो मेरे वलीमे वाले दिन ही मेरा सारा सामान निकलवा कर स्टोर रूम में रख दिया था और उस कमरे को अपने बेटे के लिए सेट कर दिया था। ये बात मुझे अम्मी ने बताई थी। वो बहुत रो रही थी। कहने लगी, हानिया मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये कमरा जैसा तुम छोड़कर गई हो वैसे ही हमेशा रहे। तुम जब भी मेरे घर आती अपने कमरे में ही रहती। मैंने तुम्हारे भाई और भाभी से बहुत कहा कि यह हानिया का कमरा है, इसमें रद्द बदल ना किया जाए। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी का कमरा बिल्कुल वैसा ही रहे जैसा वो छोड़कर गई थी, मगर मेरी किसी ने नहीं मानी। भाई ने तो यहां तक कह दिया था कि हानिया की अब शादी हो गई है, वो कौन सा यहां रुकने के लिए आया करेगी। 1-2 घंटे के लिए आना होगा उसने, वो किसी भी कमरे में बैठ जाया करेगी। इसका यही मतलब था कि अब मेरे मैके में मेरी गुंजाइश नहीं रही थी। ऐसे में अपने शौहर को नाराज नहीं करना चाहती थी। दिल तो चाहता था कि काशिफ को धक्के मारकर अपने कमरे से निकाल दूं। वो होता कौन था मुझे धमकियां देने वाला? मगर मैं मजबूर हो गई और बोली, काशिफ क्या बात है, बताओ तुम। वो कहने लगा, भाभी मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, मैं कल वापस दुबई जा रहा हूं, इसीलिए आपके पास आया हूं कि आप मुझे अपना जूता दे दें। मैंने बड़ी हैरत से काशिफ की जानिब देखा था और बोली, तुमने मेरे जूते का क्या करना है? वो कहने लगा, भाभी मैं जब भी दुबई से वापस आता हूं तो अपने घर वालों के लिए ढेरों तहाइफ लेकर आता हूं। इस बार आपके लिए भी तहाइफ लेना चाहता हूं, मगर मेरे पास आपके पाँव का साइज नहीं है। आप अपना जूता दे देंगी तो मैं जब अगली बार आऊंगा
तो आपके लिए मैं ढेर सारे जूते लेकर आऊंगा। दुबई का जूता पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। काशिफ की बात सुनकर मैं एकदम सकते में आ गई थी। मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी हुई थी। वो बेचारा तो मेरे लिए तोहफा लाने की बात कर रहा था, और न जाने मैं क्या समझे बैठी थी कि उसे अपने कमरे से निकालना चाहती थी। मैंने काशिफ को अपना एक पुराना जूता दे दिया था। वो खुशी खुशी मेरे कमरे से निकल गया था। अगले दिन काशिफ की दुबई की फ्लाइट थी। वो चला गया था। अब जब घर में वो मौजूद नहीं था तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। मैं सोच रही थी कि क्या पता वो बेचारा मुझे भाभी समझकर ही फ्री होने की कोशिश करता हो, और मैं न जाने क्या क्या सोचे बैठी थी। वो बेचारा परदेसी फकत 1 महीने के लिए ही तो अपने घर आया था, और इसी 1 महीने में भी मैंने उससे दुश्मनी गांठ ली थी। मैंने सुमेरा से पूछा कि काशिफ कितने अरसे बाद वतन वापस आता है, तो वो बोली, भाभी, काशिफ भाई जिस कंपनी में काम करता है वहां हर 2 साल बाद 1 माह की छुट्टी दी जाती है। मुझे सुमेरा की बात सुनकर और भी ज्यादा दुख हुआ था कि वो बेचारा अब 2 साल बाद ही अपने घर वापस लौट कर आएगा। खैर, मैंने उसकी कामयाबी के लिए दुआ की थी और अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई थी। हैरत की बात यह थी कि जब से काशिफ घर से गया था, फुरकान मेरे आगे पीछे घूमने लगा था। वो मेरी तारीफों के पुल बांध रहा था। कहने लगा, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा हसीन लड़की नहीं देखी। हानिया, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं फुरकान की बातें सुनकर खुश होती रही थी। यही हाल मेरी नंद का भी था। वो उठते बैठते मेरी तारीफें करने लगी थी। कहने लगी, भाभी, आप तो बहुत ही खास हैं। आपके आने से हमारे घर में खुशियां ही खुशियां फैल गई हैं। आपने मेरे दोनों भाइयों को बहुत खुश रखा हुआ है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही थी कि अचानक से ही ये काया पलट कैसे हो गई थी। खैर, जो भी था, मैं बहुत खुश और मुतमईन थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी सास बड़ी खामोश सी रहती है। वो सारा सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो तन्हाई का शिकार है। उनका भी दिल चाहता होगा कि कोई उनके पास जाकर बैठ जाए और उनसे बातें करे। मैंने महसूस किया था कि उनके दोनों बच्चे अपनी मां से बहुत दूर दूर रहते थे। सुमेरा तो अपनी वालदा के कमरे में झांक कर भी नहीं देखती थी, जबकि फुरकान काम से वापस आते ही आधे घंटे के लिए अपनी वालदा के कमरे में चला जाता और फिर उसके बाद अपनी दुनिया में मसरूफ हो जाता था। मुझे अपनी सास में अपनी मां नजर आती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि उनकी तन्हाई मैं बटाया करूंगी, उनके साथ मैं दोस्ती कर लूंगी। मैं अपनी सास के कमरे में जाती तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाया करती थी। मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करती तो वो मुझे टोक कर बहाने से किचन में भेज देती थी और कहती कि मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। जब मैं चाय बना कर ले आती तो वो सोने का नाटक किया करती थी। मुझे यही लगता था कि वो ये सब मुझे नज़रअंदाज करने के लिए कर रही है, मगर वो ऐसा क्यों चाहती थी, इस बात की मुझे समझ नहीं आई थी। मैं भी इतनी जल्दी पीछे हटने वाली नहीं थी, इसीलिए अपने सास के कमरे में जाती रहती थी। वो सुमेरा जो दिन भर अपने वालदा का चेहरा नहीं देखती थी, जैसे ही मैं उनके कमरे में जाती वो भागकर हम दोनों के दरमियान आकर बैठ जाती थी और तब तक वहां से न हिलती जब तक मैं उठकर दोबारा से बाहर ना निकल जाती। एक बार फुरकान मुझसे कहने लगा, मैंने सुना है कि तुम मेरी अम्मी के कमरे के बहुत चक्कर लगाती हो। खैर तो है, तुम क्यों हर वक्त मेरी अम्मी के सर पर सवार रहने की कोशिश करती हो? मुझे फुरकान का यह सवाल बहुत बुरा लगा था, मगर मैं मुस्कुराकर बोली, फुरकान, वो मेरी सास है, बुजुर्ग है, मुझे उनका एहसास है। मैं उनकी तन्हाई बांटने की कोशिश करती हूं। फुरकान के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगा, मेरी मां तन्हाई का शिकार नहीं है, तुम उनसे दूर रहने की कोशिश करो, इसी में हम सबकी भलाई है। आज मैं भी बूढ़ी पड़ी थी। मैंने कहा, अपनी सास से दूर रहने में कैसी भलाई है? आप इस कदर अजीब बातें क्यों करते हैं? फुरकान कहने लगा, मेरी वालिदा बीमार है, उनका जहनी तवाजुन ठीक नहीं है। वो कभी कभार बहुत अजीब सी बातें कर देती हैं, ऐसी बातें जिनसे बड़े बड़े फसाद पड़ सकते हैं। हम तो अम्मी की आदत से वाकिफ हैं, जबकि तुम कुछ भी नहीं जानती। ऐसा ना हो कि उनकी कोई बात तुम दिल पर ले लो और हमारा हंसता बसता आशियाना उजड़ कर रह जाए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। मुझे शादी के बाद अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिला था। हर किसी का अपना ही मिजाज था। फुरकान अलग थे, सुमेरा अपनी दुनिया में खोई रहती थी, काशिफ अजीब सा था,
और मेरी सास, वो तो बेचारी किसी गिनती में ही नहीं आती थी। अभी मैं इस परेशानी से भी नहीं निकल पाई थी कि सुमेरा ने मेरे सर पर एक और बम फोड़ दिया था। वो कहने लगी, भाभी, आपको पता है क्या, काशिफ भाई कल फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। मैं हैरान रह गई थी। मैं बोली, सुमेरा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा भाई 2 साल बाद ही वापस आता है, जबकि अभी तो काशिफ को गए हुए फकत 3 माह ही हुए हैं। वो हंसकर बोली, जी भाभी, पहले तो भाई 2 साल बाद ही आया करते थे, मगर इस बार उन्हें कोई काम है, इसीलिए वो जल्दी वापस आ रहे हैं। काशिफ की मौजूदगी का सोचकर ही मुझे अजीब सी परेशानी होने लगी थी। और फिर अगले ही दिन काशिफ वापस आ गया था। वो इस बार भी मेरे साथ फ्री होने की कोशिश किया करता था। बात बेबात हंसता रहता था। हम सबके लिए ढेरों तोहफे लेकर आया था। मेरे लिए भी काफ़ी कपड़े लेकर आया था। मगर हैरत की बात यह थी कि उसने मेरे लिए एक भी जूता नहीं खरीदा था, जबकि वो मेरा जूता लेकर गया था ताकि मेरे लिए खरीदारी कर सके। मैंने भी उससे ये सवाल नहीं पूछा था। मुझे लगा कि शायद वो भूल गया हो। एक ही हफ्ते बाद काशिफ ने वापसी की तैयारी बांध ली थी। मुझे उसके आने और जाने का मकसद कुछ भी समझ में नहीं आया था। जाने से पहले वो फिर से मेरे कमरे में आया और बोला, भाभी, मुझे आपका जूता चाहिए। मुझे उसकी बात सुनकर हैरत हुई थी। मैं बोली, काशिफ, तुम तो पिछली बार भी मेरा जूता लेकर गए थे। वो कहने लगा, हाँ, वो जूता मुझसे गुम हो गया था, इसीलिए आपसे दूसरा जूता लेने आया हूं। मैंने इस बार भी अपना पुराना जूता निकालकर काशिफ को दे दिया था और काशिफ खुशी खुशी वापस लौट गया था। काशिफ के जाते ही फुरकान का मिजाज बदल गया था। वो एक निहायत रहमदिल इंसान बन गया था। मेरा ख्याल रखने लगा था, मुझ पर जान निछावर करने लगा था, मेरी तारीफ किया करता था। मुझे हैरत होती थी कि अचानक से फुरकान में इतनी तब्दीली कैसे आ जाती है। ना सिर्फ फुरकान, बल्कि सुमेरा भी मेरी दीवानी सी हो जाती है और मेरी तारीफों के पुल बांधने लगती है। मुझे ये सब देखकर हैरत तो होती थी, मगर मैं इसी में खुश थी कि काशिफ इतनी जल्दी वापस चला गया है। अभी मैं खुलकर खुशी भी न मना पाई थी कि मुझे फिर से काशिफ की आमद के मुतालिक पता चला था। इस बार वो 1 महीने बाद ही वापस आ रहा था। एक मुतवस्सित तबके के फर्द के लिए टिकट्स का खर्चा भरना इतना आसान नहीं है। मुझे हैरत होती थी कि काशिफ ऐसा कौन सा काम करता है जो इतनी जल्दी जल्दी वो वापस आ जाता है। वो इस बार फकत 3 दिन के लिए ही घर आया था। जाते हुए उसने मुझसे फिर से मेरा जूता मांगा था। मैंने इस बार कोई सवाल जवाब न किया और काशिफ को अपना जूता दे दिया था। जब वो घर से चला गया तो मैं सोचने लगी थी कि आखिर काशिफ मेरे जूते के साथ करता क्या है। मुझे अब उस पर शक होने लगा था। मुझे तो वो पहले दिन से ही अच्छा नहीं लगता था, मगर अब मशकूक भी लगने लगा था। मुझे यकीन हो गया था कि दाल में कुछ न कुछ काला तो जरूर है, और मेरी इस बात पर मोहर लगाने के लिए काशिफ दुबई जाने के 1 हफ्ते बाद ही दोबारा से वापस लौट आया था। मैंने फुरकान से पूछा कि काशिफ इतनी आसानी से दुबई से वापस कैसे आ जाता है। आजकल तो लोगों के पास इतना किराया नहीं होता कि वो एक शहर से दूसरे शहर ही चले जाए, जबकि काशिफ, वो तो हर आए दिन दुबई से वापस आया होता है। मेरी बात पर फुरकान ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगा, तुम्हें क्या तकलीफ है अगर मेरा भाई मेरे घर आता है तो? क्या उसके लिए रोटी तुम अपने मैके से लेकर आती हो जो उसके आने पर इस कदर मुतारिस हो? मैं तो फुरकान की बात सुनकर ही परेशान हो गई थी कि उन्होंने कहाँ की बात कहाँ से जोड़ दी थी। मैं चुप कर गई थी। इस बार भी काशिफ कम दिनों के लिए ही वतन वापस आया था। वो तीसरे दिन ही वापस लौट रहा था। उसने जाते हुए फिर से मेरा जूता मांगा था। इस बार मैं मुकम्मल तैयारी करके बैठी थी। मैंने भी ठान लिया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं काशिफ को अपना जूता नहीं दूंगी। मैंने अपनी गंवारी नंद सुमेरा का जूता काशिफ को थमा दिया था और वो खुशी खुशी मेरे कमरे से बाहर निकल गया था। मुझे नहीं मालूम था कि काशिफ मेरे जूते के साथ क्या करता है, मगर चूंकि मुझे उस पर शक था, इसलिए मैंने इस बार बाजी पलटने की कोशिश की थी। 1 दिन गुजर गया था, मगर कुछ भी नहीं हुआ, और अब मैं खुद को कोस रही थी कि मैं बिला वजह हर बात में मनफी पहलू देखती हूँ। रात में गहरी नींद सो रही थी जब मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। थोड़ा गौर करने पर मुझे एहसास हुआ था कि यह आवाज़ मेरी नंद सुमेरा के कमरे से आ रही है। मैं भागती हुई सुमेरा के कमरे में गई, मगर यह देखकर हैरान रह गई कि उसका कमरा तो खाली पड़ा था, वो वहां पर मौजूद नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी
कि आखिर रात के आखिरी पहर वो कहाँ जा सकती है, और फिर वो चीख क्यों रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा शौहर भी आ गया था। वो घबराया हुआ लग रहा था। कहने लगा, क्या बात है, सुमैरा क्यों चिल्ला रही थी। मैं बोली, मुझे तो खुद मालूम नहीं है, मैं कमरे में दाखिल हुई तो ये खाली पड़ा था। फुरकान बेतहाशा घबरा गया था। उसके माथे पर पसीने आने लगे थे। कहने लगा, मेरी बहन इस वक्त कहाँ जा सकती है। मुझे तो यही लग रहा है जैसे वो खतरे में है। मैं अभी उसे बाहर से देख कर आता हूं, वो कहाँ चली गई है। फुरकान भागता हुआ बाहर निकल गया था। मैंने भी पूरे घर की तलाशी ले ली थी, मगर सुमैरा का नामो निशान भी नहीं था। सुबह 7 बजे के करीब फुरकान घर वापस लौट आया था और कहने लगा कि सुमैरा का कोई अता पता नहीं है। अब मैं थाने जाऊंगा और रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा ताकि मेरी बहन मिल सके। मैं घर इसीलिए आया था ताकि तुमसे पूछ सकूं कि तुम्हें मेरी बहन के बारे में कुछ मालूम हुआ है क्या। मैंने नफी में सर हिला दिया था। फुरकान मुझसे मजीद कुछ भी कहे बिना घर से निकल गया था। मेरी सास को भी इल्म हो चुका था कि उसकी इकलौती बेटी घर से गायब हो चुकी है। वो तो रोने लगी थी। मैंने उनको दिलासा दिया और बोली कि आप फिक्र न करें, इंशाअल्लाह सुमैरा बिल्कुल ठीक होगी और वो घर वापस आ जाएगी। मेरी सास कहने लगी, नहीं मेरी बेटी, वो कभी वापस नहीं आएगी। इसे मकाफात अमल कहते हैं। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया था कि गलत काम छोड़ दो। जो लोग दूसरों के घरों में डाके डालते हैं उनके घर की इज्जत भी महफूज नहीं रहती, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब मैं क्या करूंगी, अपनी बच्ची को कहां से लाऊंगी। मैं अपनी सास की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। मैं उसे कुरेदना चाहती थी, मगर तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोल दिया था। सामने एक अनजान शख्स खड़ा था। उसके हाथ में बैग था जो उसने मेरी जानिब बढ़ा दिया था। मैं उससे सवाल करना चाहती थी, मगर वो बैग थमाते ही वहां से भाग खड़ा हुआ था। मैं उस बैग को घर ले आई और जब खोल कर देखा तो तंग रह गई थी। वो पैसों से भरा पड़ा था। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर इतने पैसे हमें कौन देकर गया है। तभी फुरकान का मोबाइल बजने लगा था। वो घबराहट में मोबाइल घर पर ही छोड़ गया था। मैंने देखा ऊपर काशिफ कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा था। मैंने कॉल अटेंड कर ली। काशिफ बोला, भाई काम हो गया है, पैसे दरवाजे तक पहुंच गए होंगे। मेरे अरबी मालिक को भाभी बहुत पसंद आई है, इसीलिए उसने मुंह मांगा दाम दिया है। मैं तो काशिफ की बातें सुनकर तंगी रह गई थी। इतने में हमारे घर का दरवाज़ा खुला था। पुलिस और फुरकान हमारे घर में दाखिल हो चुके थे। पुलिस घर से ज़रूरी शवाहिद लेने आई थी, जिससे सुमैरा की तलाश में उन्हें आसानी होती। मगर जब पुलिस वालों ने पैसों से भरा बैग देखा तो वो हैरान रह गए थे। मैंने भी इस मौके से फ़ायदा उठाया और फुरकान के मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया था। काशिफ कह रहा था, भाई ये वाली भाभी तो हमने बेच दी है, अब नई लड़की तलाश करते हैं। फुरकान तो मरने वाला हो गया था। पुलिस ने फुरकान को गिरफ्तार कर लिया था और अपने साथ ले गई थी। पुलिस ने तफ्तीश की तो ये बात खुलकर सामने आई थी कि काशिफ, फुरकान और सुमैरा आपस में मिले हुए थे। ये अपने भाई फुरकान की शादी प्यारी सी लड़की के साथ कर देते थे, जिसे काशिफ दुबई में अपने पागल और जहनी मरीज बॉस को बेच दिया करता था। काशिफ का बॉस बेहद अमीर था। वो लड़कियों को उनके जूते देखकर पसंद करता था। उसने आज तक जितनी लड़कियां भी हासिल की थी, किसी का भी चेहरा देखकर उन्हें पसंद नहीं किया था, बल्कि उनके इस्तेमाल शुदा जूते देखकर ही पसंद किया था। वो नफसियाती किस्म का शख्स था, इसीलिए ऐसी हरकतें किया करता था। जबकि काशिफ उसकी कमजोरी से फायदा उठाकर पाकिस्तान से लड़कियां दुबई लेकर जाता था। मेरे जूते भी काशिफ इसीलिए लेकर जाता था ताकि उसका बॉस मुझे पसंद कर ले, और वो अपने मकसद में कामयाब हो भी चुका था। मगर यूं हुआ कि आखिरी बार जब काशिफ ने मेरा जूता मांगा तो मैंने सुमैरा का दे दिया था। फिर काशिफ ने जिन लोगों को मुझे अगवा करने के लिए भेजा था, वो उस जूते की बुनियाद पर सुमैरा को उठाकर ले गए थे। मुझे नहीं मालूम कि उन लड़कों को कैसे पता चला था कि वो जूता सुमैरा का है। यकीनन इसमें भी कोई राज पोशीदा होगा। खैर, मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया था कि उसने मुझे बचा लिया था, जबकि सुमैरा का कुछ भी पता नहीं था। फुरकान और काशिफ तड़पते रह गए थे। फुरकान तो पुलिस की कस्टडी में था, जबकि काशिफ बाहर दुबई में बैठा अंदर ही अंदर से चल रहा था। मैंने फुरकान से तलाक ले ली थी। मेरी सास तो अपनी बेटी के सदमे में ही चल बसी थी।
जबकि सुमेरा का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। मैं उठते बैठते उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। भाइयों की हुई गलती में अगर वो उनका साथ न देती तो शायद उसका इतना दर्दनाक अंजाम ना होता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।